उस 80 साला बुढ़िया के बारे में मोहल्ले में अजीबो गरीब कहानियां गर्दिश कर रही थीं। खाला साबरा का ख्याल था कि माई पंखी बंजारन है और ये किसी शहरी बाबू के इश्क में मुब्तला होकर अपना कबीला छोड़ आई और बाद में वो शहरी बाबू इसे छोड़कर चलता बना। पनवारी शौकत माई पंखी का ताल्लुक कोलकाता से जोड़ता और थिएटर में काम करती थी। गर्दिशे ज़माने ने उसे लाहौर पहुंचा दिया और नाई मुश्ताक का ख्याल था कि यह बंगालन ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक शाही महल्ले से था और अपने वक़्त की बेहतरीन रकासा थी। फिर वक़्त ने उसे किनारे लगा दिया और किसी का ख्याल था कि यह जादूगरनी है। जी दोस्तों, पेश खिदमत है अनवार अलाइगी का नया अनोखा और क़यामत खेज़ सिलसिला मस्कन। चाय पीते हुए आबर की नज़र लाउंज की वाल क्लॉक पर गई तो वो चौंका। 12 से ऊपर का अमल था और उसे घर पहुंचते पहुंचते 1 घंटा लग सकता था और खासी देर हो गई थी। वो जल्दी जल्दी चाय के घूंट भरने लगा और आबर को जल्दी जल्दी चाय पीते हुए देखकर आरजू ने कहा, आराम से, और घर पहुंचने की बहुत जल्दी है क्या? और मैं आपको 12:30 बजे से पहले ना जाने दूंगी। 15 मिनट का मसला था और आबर ने घड़ी देखते हुए कहा, चलें ठीक है। आबर साहब, आप कितने अच्छे हैं, आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर मोबाइल उठाकर बेडरूम में चली गई। आबर को यह महसूस हो रहा था कि वह बेचैन है, लेकिन उसकी सरगर्मी की वजह समझ में नहीं आई। वो 5-7 मिनट के बाद बेडरूम से निकली और फिर मुस्कुराती हुई किचन में चली गई और संक में पड़े बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई। और ठीक 12:30 बजे घर की घंटी बजी। ओ गॉड, इस वक्त कौन आ गया? और आरजू ने किचन से आवाज़ लगाई, आबर साहब ज़रा देखिएगा और दरवाजे पर कौन है? और मेरा ख्याल है कि चौकीदार होगा। आबर ये सोचकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया कि आरजू बर्तन धोने में मसरूफ़ है और इसलिए उसने दरवाजे पर भेज दिया है, और वह नहीं जानता था कि आरजू को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि दरवाजे पर कौन है, और इसीलिए उसने कसदन उसे दरवाज़ा खोलने भेजा है। दरवाज़ा खोलते आबर के होश उड़ गए और 2 हट्टे कट्टे बंदे तेजी से अंदर आए और उन्होंने दाएं बाएं होकर बड़ी फुर्ती से अपने मजबूत गिरफ्त में ले लिया। और जब आबर ने नज़र उठाई तो अपने सामने एक और शख्स को हाथ में रिवाल्वर लिए खड़ा पाया। तुम आबर हो? और रिवाल्वर वाले शख्स ने सवाल किया। आबर को बड़ी हैरत हुई कि आने वाले उसके नाम से भी वाकिफ हैं। छोड़े मुझे, और कौन है आप लोग? आबर ने कसमसा कर कहा। शाह जी, और वक़्त ज़ाया न करें, इसकी शक्ल देखें, और ये आबर के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसे मजबूती से गिरफ्त में ले लें। और बाएं जन्म वाले बंदे ने कहा, और चलो फिर। रिवाल्वर वाला शख्स बोला और फिर वो आबर से मुखातब हुआ, तुम्हें हमारे साथ चलना है और फैसला कर लो, जिंदा चलोगे या मुर्दा। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। अंदर चलकर आरजू साहबा से बात कर लें। और आबर ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ज़रा भर भी समझने की कोशिश ना की और लंबे चौड़े बंदों ने उसकी बगलों में हाथ डालकर ऊपर उठाया और तेज़ी से सीढ़ियां उतरने लगे। पीछे रिवाल्वर बरादर शख्स था। उन तीनों के हटते एक चौथा आदमी नमूदार हुआ और उसके हाथ में एक खूबसूरत ब्रीफ केस था। वो खुले दरवाजे से अंदर आया और जैसे ही वो राहदारी से दाएं जानब मुड़ा, उसे आरजू नज़र आ गई और उसके हाथ में आधा भरा नाजुक सा गिलास था। वो उस शख्स को देखकर मुस्कुराती हुई आगे बढ़ी और फिर सब ठीक हो गया। किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, किसी ने नहीं देखा। और उसने ब्रीफ केस मेज़ पर रखा। सुनीता, ये ब्रीफ केस संभालो और इसमें 30 लाख मौजूद हैं। मैं चलता हूँ और दरवाज़ा बंद कर लो। साजी, कोई चाय शाय? और आरजू ने ब्रीफ केस पर नज़रें जमाते हुए कहा, ओ नहीं बाबा, फिर कभी सही। और ये क्या कर वो शख्स वापस पलटा। और जब तक आरजू दरवाजे तक आई वो शख्स सीढ़ियाँ उतर चुका था। चंद लम्हे वो खुले दरवाजे से खाली सीढ़ियां तकती रही और फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और लाउंज में आकर उस सोफे पर बैठ गई जहां कुछ देर पहले आबर बैठा था। मुझे माफ़ कर देना आबर, उसने उदास लहजे में खुद कलामी की और गिलास से मुंह से लगाकर गटागट पीती चली गई। उसका उछाला हुआ कौवा ठक करके उसके मुंह पर पड़ा और फिर मुंह से फिसल कर सहन के फर्श पर गिरा। और ये रानी पंखी की तवक्का के खिलाफ हुआ था और ऐसा वह सोच भी ना सकती थी कि बग्गा उसकी भीड़ को इसके मुंह पर मारेगा, और इसका मतलब है कि बग्गा उससे सख्त नाराज हो गया है। उसने कौवे को पूंछ से पकड़कर उठाया और ये सोचकर दोबारा आसमान की तरफ उछाल दिया
کہ ہو سکتا ہے ایسا کسی غلطی کی وجہ سے ہو گیا ہو، لیکن ایسا نہ تھا اور کوے کی واپسی کسی غلطی کی شاخسانہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ آسمان کی طرف اچھالا جانے والا کوا آسمان پر تھوکے جانے والے تھوک کی طرح اس کے منہ پر گرا، اور اب کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ رانی پنکھی نے زمین پر پڑے کوے کو پھر اٹھایا اور اسے لے کر باورچی خانے میں آ گئی۔ اس نے کوے کو چولہے میں جھونک دیا اور چولہے کی آگ تیز کر دی، اور کوا آگ پر چڑھ چڑھ کر کے جلنے لگا۔ مئی پنکھی نے پیڑھی پر بیٹھ کر زمین پر رکھی ہنڈیا اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ کوے کی یخنی پیتے ہی وہ سارا غم بھول گئی، اور اس کی آنکھوں میں دھند اترنے لگی اور دل پر ایک سرشاری سی چھانے لگی، اور رانی پنکھی باورچی خانے سے نکل کر صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹ گئی۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھا اور پھر بھول گئی کہ وہ کہاں ہے، اور اسے اپنی سدھ بدھ نہ رہی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک گداز بستر پر پایا، اور یہ ایک آرام دہ آراستہ کمرہ تھا، اور اس نے لیٹے لیٹے کمرے کا جائزہ لیا اور سوچا کہ وہ کہاں ہے، اور یہ اس کا گھر کا کمرہ نہ تھا، اور یہ آرزو کا بیڈ روم بھی نہ تھا، اور یہ کوئی اور ہی خوبصورتی سے سجا کمرہ تھا۔ اور پھر اسے جلد ہی سب کچھ یاد آ گیا کہ وہ رات کو کہاں تھا۔ اگرچہ کمرے کی تمام روشنیاں بجھی ہوئی تھیں، لیکن پردوں کے پیچھے سے چھلکتا ہوا اجالا اس بات کا غماز تھا کہ صبح ہو چکی ہے۔ اگر وہ اپنے گھر کے کمرے میں ہوتا تو یقین کر لیتا کہ رات گئی بات گئی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا، اور بات ابھی شروع ہوئی تھی۔ آبر کو آرزو کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، اور نیچے ایک اونچی سی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے دھکیلا گیا، اور وہ دونوں بندے اس کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ ریوالور برادر گلی سیٹ پر براجمان تھا، اور اس نے ہاتھ پیچھے کر کے ریوالور آبر کی پیشانی سے لگا دیا۔ ڈرائیور کی سیٹ خالی تھی، اور 2 منٹ بعد ہی ایک شخص نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور اپنے برابر بیٹھے ہوئے شخص سے بولا، شاہ جی چلیں؟ ہاں، شاہ جی نے جواب دیا، اور پھر پیچھے مڑ کر بائیں جانب بیٹھے ہوئے شخص کو حکم دیا اور اسے سگریٹ پلاؤ، اور اس سے پہلے کہ آبر کہتا میں سگریٹ نہیں پیتا، دائیں جانب بیٹھے شخص نے اس کے منہ پر رومال رکھ دیا، اور چند لمحوں کے بعد آبر کو ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک آراستہ بیڈ روم میں پایا، اور اس کا ذہن بوجھل تھا جیسا کسی گہری نیند سے جاگا ہو۔ وہ بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس نے دونوں پاؤں زبیز قالین کو چھوا، اور اس نے جھک کر دیکھا تو اسے پاس ہی چپل نظر آئے۔ ابھی وہ چپل پہن کر واش روم جانے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور تیز خوشبو کا جھونکا آیا۔ وہ چاند چہرہ اور ستارہ آنکھوں والی دلکش عورت تھی، اور سیاہ لباس اور ملٹی کلر دوپٹے میں اس کا حسن مزید نکھر آیا تھا۔ آپ جاگ گئے؟ اس نے آبر کو بیڈ پر دیکھا، اور تو اس کے قریب چلی آئی، اور آبر کو آرزو کے گھر سے اٹھایا گیا تھا، اور نیچے ایک اونچی سی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے دھکیلا گیا تھا۔ میں کہاں ہوں؟ اور آبر نے خوشبو بھری عورت کو ایک نظر دیکھا۔ آپ ایک خوبصورت بیڈ روم میں ہیں، اور یہ کہہ کر وہ ہنسی، اور پھر اس نے کھڑکی سے پردے ہٹائے اور یکدم روشنی اندر آئی۔ اس روشنی سے جہاں کمرہ منور ہوا، اس دلکش عورت کے رنگ بھی روشن ہو گئے۔ وہ ایک خاص انداز میں چلتی ہوئی اس کی جانب آئی، اور ساتھ وہ بول بھی رہی تھی، آپ شاور وغیرہ لے لیں، اور اتنے دیر میں ناشتہ بھجواتی ہوں، اور ناشتے میں کوئی خاص چیز پسند ہو تو بلا تکلف بتائیں، اور کچھ لوگ پراٹھا پسند کرتے ہیں، اور یہاں وہ ہر چیز مل جائے گی جس کی آپ فرمائش کریں گے۔ اور وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہونٹ دبا کر دھیرے سے مسکرائی، اور کیا آپ میرا نام جاننا چاہیں گے؟ جی ضرور، آبر نے خوش دلی سے کہا۔ میرا نام سوہنی ہے، سوہنی افتخار، لیکن میں مہیوال کی سوہنی کی طرح نک چڑی نہیں ہوں، اور مجھے آپ خوش مزاج پائیں گے۔ میں اب چلتی ہوں، اور میرے باہر نکلتے ہی دروازہ لاک ہو جائے گا، اور دروازے پر کھڑی گارڈ الرٹ ہو جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے میری بات سن لی ہوگی، اور میرا نمبر 666 ہے، اور مجھے آپ ہر مشکل میں۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے پلٹ کر آبر کو دیکھا اور باہر نکل گئی۔ اس کے باہر نکلتے ہی دروازہ کھٹاک سے بند ہو گیا۔ سوہنی کی خوشبو اب بھی کمرے میں موجود تھی، اور وہ جو بھی پرفیوم استعمال کرتی تھی اس کی خوشبو بہرحال خوشگوار تھی۔ سوہنی کے نمبر بتانے پر اسے موبائل فون یاد آیا، اور اس نے اپنی جیبوں میں موبائل فون تلاش کیا، لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ البتہ سائڈ ٹیبل پر ایک سرخ رنگ کا خوبصورت ٹیلی فون سیٹ ضرور موجود تھا۔
और शायद उसी के जरिए सोहनी से रब्ता किया जा सकता था। और वॉशरूम से निकल कर नहा कर निकला और टेलीफोन की घंटी बज रही थी। ये खतरे की घंटी थी और अंजू कई बार बाहर का चक्कर लगा चुकी थी, लेकिन बाहर रानी पंखी को सोता पाया और ऐसा कभी ना हुआ था। और वो कव्वे की यखनी पीकर दोपहर को डलने के बाद बेदार हो जाती थी, लेकिन इस वक्त तो रात हो रही थी। सेन में अंधेरा फैला हुआ था और रानी पंखी आंखों पर हाथ रखे बेसुध पड़ी थी। उसने करवट तक ना ली और अंजू फिक्रमंद हो गई कि कहीं बुढ़िया चल तो नहीं बसी। और तब उसने चारपाई पर छलांग लगाई और आंखों पर रखे हाथ से अपना जिस्म रगड़ने लगी। जिस्म के दबाव से रानी पंखी का हाथ उसके चेहरे से हट गया, लेकिन वो अब भी बेदार ना हुई। तब वो रानी पंखी के पैरों की तरफ पलटी और जोर जोर से उसके पांव से अपना जिस्म रगड़ने लगी। और फिर भी कोई असर ना हुआ तो उसने रानी पंखी के पांव के तलवों से अपना मुंह लगा लिया और गीली जुबान लगते ही रानी पंखी की आंख खुल गई और वो फौरन उठकर बैठ गई। उसने शहर में अंधेरा और अंजू को बेकरार देखा तो सारी सूरत उसकी समझ में आ गई। वो अंजू को कमरे में ले गई और कुछ देर बाद जब वो दोनों बाहर आईं तो अंजू उसके साथ इंसानी रूप में थी। और रानी पंखी ने चारपाई पर बैठते हुए कहा, ओ अंजू, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? अम्मा, पता नहीं तू क्या बेच कर सोई थी और मैंने कोशिश तो कई बार की, पर तू टस से मिस ना हुई। और अंजू ने उसके साथ बैठते हुए कहा। और फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आ गया और वो पुरशोक लहजे में बोली, अम्मा, क्या तू मुझे मेरा माथा घर दिखाएगी? क्या तू मेरा चौथा घर मुझे दिखाएगी? हाँ, दिखाऊंगी, और मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी जल्दी अपने सारे घर देख ले। और रानी पंखी के अंदाज में उलझन थी। ठीक है अम्मा। और अनारा उठते हुए बोली, और मैं कोयला ले आऊँ? हाँ, ले आ। और रानी पंखी भी उठ गई। ठीक है अम्मा, अनारा उठते हुए बोली, और मैं कोयला ले आऊँ? हाँ, ले आ। और रानी पंखी भी उठ गई। फिर उसने अनारा से कोयला लेकर 7 घर बनाए और खुद 7वें घर में बैठकर उसने आवाज़ लगाई, चल अंजू आजा और चौथे घर में बैठ जा। अनारा उसकी आवाज़ सुनते ही चौथे घर में बैठ गई और बोली, अम्मा बैठ गई। और रानी पंखी ने गले से चांदी का भारी तवीज़ उतारकर मुट्ठी में लिया और कहना चाहा कि हाँ अंजू, देख सामने क्या है। लेकिन रानी पंखी के गले से आवाज़ ना निकली और उसने घबराकर मुट्ठी खोली और तावीज़ ज़मीन पर फेंक दिया। और अनारा जो उसके हुक्म की मुंतज़िर थी परेशान होकर बोली, अम्मा क्या हुआ? वो अनारा को क्या बताती कि क्या हुआ, और ऐसा तो कभी ना हुआ था। और आज ये दूसरा वाक़या था जो गैर मुतवक्का तौर पर वक़ूए पजीर हुआ। सुबह बग्गा ने कवा कबूल ना किया और इस वक्त चांदी का तावीज़ यकलख्त इतना ठंडा हो गया था कि अगर रानी पंखी से ज़मीन पर ना फेंक देती तो यकीनन उसका हाथ जल जाता। अम्मा क्या हुआ, बोल? और नारा ने ना जवाब ना पाकर परेशान हो गई। अरे बताती हूँ, और ज़रा मुझे बात तो समझ लेने दे। और रानी पंखी ने ज़मीन पर पड़े तावीज़ को उसकी डोरी से पकड़कर उठाया और उसे अपनी आंखों के सामने किया और उस पर कुछ पढ़कर फूंका और फिर तेजी से उसे घुमाया और फिर ज़मीन पर डालकर छुआ। और वह इतना ठंडा ना रहा था। हाँ, हाथ जलता, लेकिन उसे मुट्ठी में बंद करना अब भी मुमकिन ना था। रानी पंखी को यकीन हो गया कि यह कार्रवाई भी बग्गा की तरफ से की गई है और उसकी नाराज़गी बढ़ती जा रही थी। अम्मा, तूने तवीज़ ज़मीन पर क्यों फेंक दिया? और अनारा ने अपना सवाल नए अंदाज से दोहराया। मुझे ये तवीज़ अचानक इतना ठंडा हो गया था कि अगर मैं ज़मीन पर ना फेंकती तो मेरा हाथ जल जाता। और रानी पंखी ने बताया। अम्मा क्या बात है? और नारा तंज़ी अंदाज में हंसते हुए बोली, गर्म चीज़ से हाथ जलते हुए ज़रूर सुना है, लेकिन तू ठंडे तावीज़ से जल रही है। हम शैतान परस्तों को आग नहीं, बिल्कुल नहीं जलाती। तू देखती नहीं कि मैं उबलते पानी में हाथ डाल देती हूँ। अगर जलती आग पर भी मेरा हाथ रख दो तो मेरा कुछ ना बिगड़ेगा। और रानी पंखी ने इंकिशाफ किया और इसीलिए उसने तावीज़ को अंगारा नहीं बनाया, बर्फ़ बना दिया। अम्मा किसने ऐसा किया? और नारा ने हैरत ज़दा होकर पूछा। बग्गा के अलावा ये कौन काम कर सकता है? अंजू वो मुझसे नाराज़ हो गया है। और रानी पंखी ने फिक्रमंद लहजे में कहा, अम्मा इसमें परेशान होने की क्या बात है, तू उसे मना ले। अनारा ने मशवरा दिया। तू नहीं जानती कि वो क्या चाहता है। और रानी पंखी ने ठंडी सांस लेकर कहा, और मुझे तो बस इतना ही पता है कि वो तेरा मजनू है। और नारा ये कहकर हंसी। और अब ये जुनून इतना बढ़ गया है कि वह बदला लेने पर उतर गया है। और रानी पंखी ने बताया, और तू उसकी बात मान क्यों नहीं लेती?
اس کی بات ماننے کا مطلب ہے کہ میں جیتے جی مر جاؤں اور مجھے اپنی رانی بنانا چاہتا ہے۔ رانی پنکھی نے انارا کے سامنے کسی سہیلی کی طرح رات اگل دیا، اور یہ کوئی پاپ تو نہیں، اور ویسے بھی وہ کالی دنیا کا با اثر شخص ہے۔ اسی نے تجھے رانی کا خطاب دلوایا اور اسی نے تیرے سر پر تاج سجایا، اور پھر تو کیوں بھاگ رہی ہے؟ ہاں جو تیری یہ بات ٹھیک ہے کہ اس نے مجھ پر ان گنت احسانات ہیں، اور وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے۔ اس اگنی پتھ پر ایک طرح سے اس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، اور ایک انسان شیطان عورت کو یہ آزاد اسی کی بدولت ملا، اور یہ سب اپنی جگہ درست ہے۔ لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کی رانی بن گئی تو یہ اگنی پتھ یہیں تمام ہو جائے گا، اور بگا کو رانیوں کی کمی نہیں، لیکن میری پرواز رک جائے گی اور میرے پر کٹ جائیں گے، اور بگا میری ملدن نہیں، اور مجھے بڑے شیطان تک پہنچنا ہے۔ اور رانی پنکھی نے بہت صاف لفظوں میں اسے سمجھایا۔ اگر اسے رانیوں کی کمی نہیں تو پھر وہ تیرے انتظار میں کیوں ہے؟ انارا نے سوال پوچھا۔ اور جیسا میں نے تجھے بتایا کہ وہ بچپن سے میرے ساتھ ہے اور میں اس کی چاہت ہوں، اور پھر میرا انسان ہونا اس کے لیے باعث کشش ہے، اور وہ بیچارہ بھی کیا کرے، میری جوانی طوفان اٹھا دینے والی تھی۔ انجو تجھ میں اور میری تھوڑی بہت جھلک ہے۔ اور رانی پنکھی یہ کہہ کر ہنسی۔ اماں میں جانتی ہوں کہ تیری آنکھوں میں اب بھی بڑی کشش ہے، پر اماں اب تو بڑھیا ہو گئی ہے، اور بگا بھی ابھی تک تیرا کیا دیوانہ ہے؟ اور انارا نے پوچھا۔ انجو یہ شریر اس دنیا تک ہے، اور دنیا چھوڑتے ہی من پسند روپ مل جاتا ہے، اور بگا یہی تو چاہتا ہے کہ میں اس دنیا کو چھوڑ دوں اور جیتے جی مر جاؤں، اور دنیا چھوڑتے ہی ترقی رک جائے گی، اور بگا میری منزل نہیں، اسی لیے اس کی رانی بننے سے انکاری ہوں۔ اماں تیرے اس جھگڑے میں مجھے نہ نقصان پہنچ جائے۔ اور انارا فکر مند ہو کر بولی، تجھے کچھ نہ ہوگا، اور میں بگا کو سنبھال لوں گی، تو پریشان نہ ہو۔ اور رانی پنکھی نے تعویذ کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، دیکھتی ہوں گرم ہوا کہ نہیں۔ اور رانی پنکھی نے احتیاط سے چاندی کے تعویذ کو چھوا تو وہ اسے ٹھنڈا نہ لگا، اور اس نے تعویذ اٹھا کر مٹھی میں لے لیا اور پھسکڑا مار کر بیٹھتی ہوئی بولی، چل انجو تیار ہو جا۔ اماں میں تیار ہوں۔ اچھا پھر سامنے دیکھ اور بول کیا نظر آیا ہے؟ رانی پنکھی نے پوچھا۔ اماں میرے سامنے ایک بس ہے جو مسافروں سے بھری ہوئی ہے، اور 17-18 سال کی لڑکی بس سے اتر رہی ہے، اور اچھی پیاری لڑکی ہے۔ اس نے نیلے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی ہے، اور اس لڑکی کا نام روشنا ہے، اور یہ تو ہے، رانی پنکھی نے بتایا۔ اماں یہ بس سے اتر کر کہاں جا رہی ہے؟ انارا نے پوچھا۔ اس کی قسمت پھوٹنے والی ہے، اور رانی پنکھی نے جواب دیا۔ اماں تو پھر اسے روکنا، اسے برباد ہونے سے بچا۔ انارا نے پریشان ہو کر کہا، اسے میں کیا، کوئی بھی گڑھے میں گرنے سے نہیں بچا سکتا، اور کیا وقت ہاتھ آتا نہیں گیا، وقت ہاتھ نہیں آتا، اب تو چپ چاپ دیکھتی جا اور سنتی جا۔ انارا نے دیکھا کہ روشنا بس سے اتر کر ٹھیلے والوں کی طرف بڑھی، اور بس میں اس کے ماں باپ موجود تھے، اور وہ ان کے ساتھ اپنے گاؤں جا رہی تھی۔ وہاں اس کے چچا کی بیٹی کی شادی تھی، اور چچا زاد بہن کے ساتھ رئیسہ اس کی سہیلی بھی تھی۔ دونوں کا بچپن ساتھ گزرا، اور اسی لیے وہ خوشی خوشی شادی میں شرکت کے لیے جا رہی تھی۔ اور یہ ایک غریب گھرانہ تھا، اور جو گھریلو ملازموں کے طور پر کام کر کے زندگی گزارتا تھا۔ روشنا کو بس سے بن کباب کا ٹھیلا نظر آیا، اور اس نے اپنی ماں سے کہا، اماں مجھے بھوک لگ رہی ہے، اور میں ٹھیلے سے بند کباب لے آؤں؟ اور کیا تیرے لیے بھی لاؤں؟ میرے لیے ہی نہیں، اپنے ابا کے لیے بھی لا۔ اور روشنا کی ماں نے اپنی قمیض سے چھوٹا سا پرس نکال کر اسے پیسے دیتے ہوئے تاکید کی، اور روشنا پر چھیتی آ، اور گاڑی چلنے والی ہے۔ اچھا اماں۔ اور روشنا پیسے لیتے ہوئے کھڑی ہو گئی، اور بس سے اتر کر اس نے ٹھیلے کی طرف نظر کی۔ ٹھیلے والا بن کو چھری سے کاٹ رہا تھا، اور ایک مسافر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس وقت دوپہر کا وقت تھا، اور سخت گرمی تھی، اور روشنا تیزی سے ٹھیلے کی طرف بڑھی۔ بس سے اترتے ہی روشنا پر دو بدکماش بندوں کی نظر پڑی، اور دونوں نے ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھا۔ اس کے مسکراہٹ کے ساتھ ہی وہ دونوں ایکشن میں آ گئے، اور ان کے کندھوں پر رومال پڑے ہوئے تھے، اور سر پر ٹوپیاں تھیں۔ شلوار قمیض میں ملبوس ان مکروہ چہروں نے کندھوں سے رومال اتار کر اپنے ہاتھ میں لے لیے، اور روشنا کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے، اور کچھ اس طرح جیسے وہ اس کے ساتھ ہوں۔ روشنا کا آرڈر سن کر بند کباب والا اپنے کام میں مصروف ہوا، اور ان دونوں نے اپنے رومال ہوا میں لہرائے، اور کچھ اس انداز سے جیسے رومال جھاڑ رہے ہوں۔ اور اچانک روشنا کو اپنے چہرے پر
हवा महसूस हुई और फिर चंद सेकंड के बाद वो अपने हवासों में ना रही। उसे गिरते देखकर उन दोनों बदतमीजों ने उसे संभाला और इतनी देर में एक बाई रूफ गाड़ी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और दरवाज़ा खोलकर दोनों ने रोशना को गाड़ी में डाला और गाड़ी जेट की रफ्तार से वहां से रवाना हो गई। इतने देर में ठेले वाला कुछ समझता वो गाड़ी नज़रों से उजल हो गई और ये मुश्किल से 2-3 मिनट का ऑपरेशन था। रोशना की माँ बस में बैठी अपनी बेटी पर नज़र रखे हुए थी और उसने रोशना को ठेले की तरफ बढ़ते और ठेले के सामने रुकते देखा और उतनी देर में गाड़ी रोशना के और उसके बीच आ गई और उसी वक्त ड्राइवर ने बस का हॉर्न बजाकर मुसाफिरों को अलर्ट किया। रोशना की मां ने ड्राइवर को देखा और सोचा कि वह अपनी बेटी के बारे में बताए कि वह बस से बाहर है, और फिर ये सोच कर रह गई कि अभी तो उसने पहला हॉर्न दिया है और उस वक्त कई मुसाफिर बाहर हैं और इतनी देर में रोशना बंद कबाब लेकर आ जाएगी। और जब उसने पलट कर ठेले वाले की तरफ देखा तो हाई रूफ गाड़ी वहां से जा चुकी थी और रोशना ठेले पर मौजूद ना थी। इसका मतलब है कि वह बस की तरफ चल पड़ी है और उसने इत्मीनान का सांस लिया। उसे अंदाजा नहीं था कि उसका इत्मीनान लुट चुका है। इत्मीनान का सांस उन दोनों बदतमीजों ने भी लिया और बहुत खुश थे और उन्हें उम्मीद ना थी कि इतनी आसानी से उनके जाल में मछली फंस जाएगी और मछली भी सुनहरी। रोशना को उन्होंने फोर की चौरंगी के नज़दीक एक कोर्ट्स के पुख्ता मकान में पहुंचाया और उसे उन्होंने उधेड़ उम्र मुलाजमा जन्नत बीबी के हवाले किया। उसे हदायत की कि रोशना के होश में आने के बाद उसका ख्याल रखे और अगर कोई मसला हो तो उन्हें मोबाइल फ़ोन पर आगाह कर दे और ये कि रात तक वापस आएंगे। जन्नत बीबी का, जिसका नाम असल में दोज़ख बीबी होना चाहिए था, उसने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वह पूरे इत्मीनान से जाएं और लड़की के होश में आने के बाद उसे संभाल लेगी। उनके जाने के बाद जन्नत बीबी ने अंदर से ताला लगाया और जब वो लोग घर के बाहर भी ताला डाल गए थे और उन्होंने हाई रूफ की बजाय एक और छोटी गाड़ी ले ली और वह हाई रूफ को दरवाजे के नज़दीक गली में खड़ी कर गए। जन्नत बीबी ने बेड पर लेटी रोशना के हाथ पांव सीधे किए और उसकी चादर खींचकर एक तरफ डाली। उसने लड़की के वजूद का जायजा लिया और वो गोरी चिट्टी और अच्छे नकूश वाली लड़की थी। उसका मुंह दौर सरापा उसकी कम उम्री की दलील था और अपने लिबास से किसी छोटे घराने की महसूस हो रही थी। जन्नत बीबी को अंदाजा था कि वह कितनी देर में होश में आएगी और इसलिए उसने पंखा मजीद तेज किया और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसे मुतकफल कर दिया और अपने कमरे में आकर बेड पर लेट गई। और इस वक्त कोई काम ना था और खाना मुँह खा चुकी थी और बस अब आराम ही करना था। और वह कुछ देर उस नई मछली के बारे में सोचती रही और पता नहीं कि यह कौन है और इसे कहाँ से उठाया गया है, और यह सब उसके होश में आने के बाद ही पता चलेगा। और सोचते सोचते उसकी आंख लग गई और गहरी नींद में चली गई। आंख उस वक्त खुली जब जोर जोर से दरवाज़ा पीटे जाने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी और हवासों में आई तो उसे एहसास हुआ कि बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा पीटा जा रहा है। उसका मतलब है कि लड़की को होश आ गया। वो फौरन उठी और उसने सेन में मौजूद धूप का जायजा लिया और धूप डल रही थी। उसका मतलब है कि वो खासी देर सोई है। और ताला खोलकर वो गसीले से अंदाज में कमरे में दाखिल हुई और पलट कर ताला लगा दिया और चाबी कमीज के गिरेबान में डालकर बोली, क्या हो गया है तुझे और क्यों शोर मचा रही है? और उसका लहजा इंतहाई सख्त था। रोशना को एक औरत के कमरे में आते देखकर कुछ इत्मीनान हुआ और ये औरत उसकी माँ की उम्र की थी, लेकिन उसके चेहरे पर ममता की बजाय करख्तगी थी। अपने लबो लहजे और अंदाज से वो एक चंडाल औरत नजर आई। और मुझे यहाँ कौन लाया? रोशना ने पूछा। क्या तू नहीं जानती कि तुझे यहाँ कौन लाया? और जन्नत बीबी ने उल्टा उससे सवाल किया। नहीं, मुझे नहीं मालूम। और रोशना की आंखों आंसुओं से भरने लगी। मुझे बस इतना याद है कि बस के अड्डे पर जब ठेले वाले बंद कबाब ले रही थी तो दो बंदे मेरे जवाबन मेरे आजू बाजू खड़े हुए और उन्होंने अपना रुमाल हवा में लहराए और बस मेरे सर में धुआं सा भर गया और मुझे अपनी सुध ना रही। जन्नत बीबी उससे कुरीद कुरीद कर सवालात करती रही और उसे जल्दी पता चल गया कि लड़की किसके साथ कहाँ जा रही थी और किस बस स्टैंड से अगवा किया गया। और अपनी रूदाद सुनाते हुए रोशना ज़ोरों कतार रोए जा रही थी और जन्नत बीबी ने बोतल से पानी निकालकर गिलास उसकी तरफ बढ़ाया, ले पानी पी ले। और रोशना ने बेमुश्किल 2-3 घूंट पानी पिया और गिलास उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, अम्मा तू मुझे जाने दे और देख मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते होंगे और मुझसे ऐसी कोई बात ना कर जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। और उसके आंसू देखकर जन्नत बीबी का लहजा कुछ नरम हुआ
اب تو اپنے گھر والوں کو بھول جا، اور یہاں تو 1-2 رات کے مہمان ہے، اور یہ لوگ تجھے کہاں لے جائیں گے مجھے نہیں پتا، اور تجھے بھوک لگی ہوگی، چل کچھ کھا لے۔ نہیں اماں، میں کچھ نہیں کھاؤں گی۔ چل ٹھیک ہے، اور پھر میں چلتی ہوں، اور جب تجھے بھوک لگے تو آواز دے لینا۔ اور یہ کہہ کر جنت بی بی دروازے کی طرف بڑھی اور قمیص سے چابی نکال کر تالا کھولا۔ اماں اتنا تو بتا دے کہ میں اس وقت کہاں ہوں، کراچی میں یا کہیں اور روشنا نے التجا بھرے لہجے میں کہا، مجھے نہیں معلوم۔ اور جنت بی بی نے یکدم اپنا چہرہ بدل کر کہا اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس نے دروازے کو تالا لگایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ روشنا وقفے سے دروازہ پیٹتی رہی اور روتی رہی اور فریاد کرتی رہی، اور جب اس نے زیادہ پریشان کیا تو جنت بی بی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اور میں تجھے روٹی کے سوا کچھ نہیں دے سکتی، اور روٹی چاہیے تو بول، اور اگر تو نے زیادہ پریشان کیا تو تیرے منہ پر تیزاب پھینک دوں گی۔ اور روشنا یہ سن کر سہم گئی، اور اس نے پھر دروازہ نہ بجایا اور بس بیڈ پر بیٹھ کر زاروں قطار روتی رہی، اور یہاں تک کہ رو رو کر ہلکان ہو گئی اور اس پر نیم غشی سی طاری ہو گئی۔ پھر جب اس کی آنکھ کھلی تو کوئی ریچھ سے اسے دبوچے ہوئے تھا، اور صبح تک یہ وحشیانہ کھیل جاری رہا اور 2 راتیں مزید اسی عذاب میں گزریں۔ چوتھی رات کو اسے گاڑی میں ڈال کر لے جایا گیا اور اسے نشہ آور انجیکشن لگایا گیا تھا، اور روشنا کو کچھ ہوش نہ تھا وہ کہاں ہے، اور اسے جہاں بٹھایا جاتا بیٹھ جاتی اور جہاں لٹایا جاتا لیٹ جاتی، اور وہ ایک معمول بن گئی تھی۔ پھر جب اس کے حواس بحال ہوئے تو خود کو ایک کمرے میں پایا، اور جن گھروں میں وہ کام کرتی تھی اس کمرے کو اس نے ویسا ہی پایا، اور اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہ اٹھ نہ سکی، اور اس پر شدید نکاہت طاری تھی۔ اسے بھوک لگ رہی تھی اور وہ جانے کب سے بھوکی تھی، اور اسے یہ بھی یاد نہ تھا کہ اس نے کب کھانا کھایا، اور ابھی وہ کھانے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ دروازہ کھلا اور ایک عورت کھانے کی ٹرے لے کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے ٹرے بیڈ پر رکھی اور بغیر کچھ کہے واپس چلی گئی، اور روشنا کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ اس نے کھانا سیر ہو کر کھایا اور وہ 2 گلاس ٹھنڈا پانی پیا اور بیڈ پر آرام سے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس کے پر غنودگی طاری ہو گئی اور وہ گہری نیند سو گئی۔ ان دونوں نے روشنا کے دام کھڑے کر کے ایک ایجنٹ کے حوالے کر دیا، اور یہ ایک بڑا سمگلر تھا جو بیرون ملک عورتوں کو اسمگل کرنے کے دھندے میں ملوث تھا۔ روشنا کو وہ کسی عربی ملک میں بھیجنا چاہتا تھا، لیکن اس کے لیے کچھ وقت درکار تھا، پاسپورٹ، ویزا اور جعلی شوہر کا انتظام کرنا، اور اس اثنا میں اس اسمگلر نے ایک سیاسی شخصیت کو جو وزیر تھا اور اس کے کام میں معاون تھا کو روشنا کو بطور تحفہ دینے کی ٹھانی۔ اس وقت روشنا اس با اثر سیاسی شخصیت کی ایک خفیہ رہائش گاہ میں موجود تھی، اور آج یہاں پہلا دن تھا اور وہ کھانا کھا کر گہری نیند سوئی ہوئی تھی، اور اسے سوئے ہوئے خاصی دیر ہو چکی تھی، اور پھر وہ ایک عورت کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے روشنا کو اٹھایا اور اسے نہانے کے لیے واش روم بھیج دیا۔ روشنا نہا دھو کر نکلی تو اس نے ایک عورت کو اپنا منتظر پایا۔ اس عورت نے اپنے ساتھ لائے ہوئے جوڑوں میں سے ایک منتخب کر کے روشنا کو پہنایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر اس کے بال خشک کر کے سنوارے اور اس کا میک اپ کیا، اور جب وہ بیوٹیشین اپنے کام سے مطمئن ہو گئی تو اپنا بیگ بند کر کے وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہی عورت اندر داخل ہوئی جس نے اسے کھانا دیا تھا، اور اس عورت نے روشنا کو بغور دیکھا، اور میک اپ کے بعد روشنا میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تھا، اور وہ مزید دلکش اور حسین ہو گئی تھی۔ اس عورت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بولی، آؤ میرے ساتھ۔ روشنا اس کے ساتھ کسی معمول کی طرح چل پڑی، اور وہ کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی، اور لاؤنج سے سیڑھیاں اوپر جا رہی تھیں، اور روشنا کو لے کر اوپر پہنچی، اور وہاں 2 دروازے تھے، اور وہ عورت اسے پہلے دروازے سے لے کر اندر داخل ہوئی، اور روشنا جب اس کمرے میں داخل ہوئی تو چند لمحوں کے لیے چکرا کر رہ گئی۔ گھنٹی کی آواز سن کر اس نے سرخ ٹیلی فون سیٹ کی طرف دیکھا، اور پھر بیڈ پر بیٹھ کر ریسیور اٹھا لیا اور بولا، ہیلو، اور میرا خیال ہے کہ آپ نے شاور لے لیا ہوگا، میں ناشتہ بھجوا رہی ہوں۔ اور سوہنی نے بڑے نپے تلے انداز میں بات کی اور ریسیور رکھ دیا۔ 5 منٹ کے بعد دروازے پر دستک ہوئی، اور ایک قد آور لڑکی ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی، اور پہلی نظر میں وہ ایئر ہوسٹس لگی۔ اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ کسی ایئر لائن کی یونیفارم سے مشابہ تھا، اور اس باوردی لڑکی نے مسکرا کر ٹرے میز پر رکھی۔ عابر کو یہ محسوس ہوا جیسے یہ کسی بڑے ہوٹل کا کمرہ ہے، اور اس نے لڑکی سے پوچھا، یہ کیا جگہ ہے؟ لڑکی جوڑے رکھ کر سیدھی ہو رہی تھی، اور وہ دوبارہ جھکی اور گلے میں پڑا ہوا اپنا شناختی کارڈ
पलट कर उसने आबर के सामने किया और कार्ड पर अंग्रेजी में लिखा था, बराह करम हमसे सवाल मत कीजिए। ओके। और आबर ने खुश शक्ल लड़की की तरफ देखकर अस्बात में गर्दन हिलाई और नाश्ते की तरफ मुतवज्जा हो गया। नाश्ते से फारग हुए अभी 2 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि चाय आ गई और लड़की ने नाश्ते के बर्तन समेटे और नजरें झुकाए मुस्कुराती कमरे से चली गई। चाय पीकर आबर बेड पर दराज हो गया और उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि उसे आरजू के घर से अगवा किया गया और अगवा करने वाले ना सिर्फ उसके नाम से वाकिफ थे बल्कि उसकी शक्ल से भी आशना थे, और जबकि आबर ने उन्हें कभी नहीं देखा था। वो सोच रहा था कि आरजू उसे अचानक गायब पाकर परेशान हो गई होगी, और आरजू के बारे में आबर का पहला तासर एक अच्छी लड़की का था। और फिर यह उम्मीद धीरे धीरे टूटता गया और जो उसकी मुलाकातें हुई उसके चेहरे से नकाब उतरता गया और अंदर से कुछ की कुछ निकल आई, और पता नहीं वो आबर से क्या चाहती थी और आबर कुछ समझ ना सका। उसका इतना उसके जरूर अंदाजा हो गया कि वो एक उलझी हुई लड़की है और एक पचीदा करदार। अभी आरजू की गुत्थी नहीं सुलझी थी कि नया खेल शुरू हो गया। उसे अगवा किया गया था और ये बात तो रोज़े रोशन की तरह अयान थी, लेकिन अगवा करने वाले कौन थे, उनका मकसद क्या था, और ये अभी राज था। क्या उसे तावान के लिए अगवा किया गया है और ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई, और फिर अगवा करने वाले को ये ज़रूर मालूम होगा कि उसके इवत अली निसार कितनी रकम दे सकते हैं। एक मुलाजिम पेशा अपने बेरोजगार बेटे का भला क्या तावान दे सकता है, और ये अंदाज़ा लगाना कोई मुश्किल काम तो नहीं था। फिर उसके साथ जो सलूक रवा रखा गया वो कैदियों जैसा ना था, और उसे यहाँ बतौर ख़ास मेहमान रखा गया। और आखिर ये लोग उससे क्या चाहते थे, और अब इस मसले पर सोहनी ही कुछ रोशनी डाल सकती थी, लेकिन वो भी किसी सवाल का सही जवाब देने से गुरेज़ां थी। अभी इन्हीं ख्यालात में गलता बेचा था कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, और चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खोला और सोहनी किसी खुशबू के झोंके की तरह मुस्कुराती हुई आबर की तरफ बढ़ी। आबर उठकर बैठ गया, और सोहनी चाहती तो सामने पड़े हुए सोफे पर बैठ सकती थी, लेकिन उसने ऐसा ना किया, और वह बेतकल्फी से बेड पर उसके सामने विराजमान हो गई और बड़े मोहब्बत अमीज लहजे में बात शुरू की। आपने वेटर से पूछा था कि यह क्या जगह है, और यही सवाल आपने मुझसे भी किया था कि मैं कहाँ हूँ, और मैं आपको बताता हूँ कि ये जगह क्या है और आप कहाँ हैं। इस वक्त आप जिस कमरे में मुकीम हैं, ये हमारे रेस्ट हाउस का VIP रूम है, और ये रेस्ट हाउस एक फार्म हाउस का हिस्सा है, और फार्म हाउस एक जन्म डॉक्टर एतबार का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, और डॉक्टर एतबार हिमा वक्त तहकीक में मसरूफ़ रहते हैं और उन्हें नत नई रिसर्च का शौक़ है। हमारे पास एक छोटा साधु भी है और स्टाफ के लिए एक बड़ी सी कैंटीन, और यहाँ का सारा स्टाफ यूनिफॉर्म पहनने का पाबंद है। और ये कहकर वह चंद लम्हों के लिए रुकी। सोहनी साहबा, मुझे क्यों पाबंद किया गया और ये बताना पसंद करेंगी? और आबर ने फ़ौरन सवाल किया। ये बात आपको डॉक्टर एतबार बताएंगे। और क्या मुझे डॉक्टर एतबार की अम्मा पर अगवा किया गया है? आबर ने पूछा। होता तो यूँ है कि बंदे को अगवा करके तावान वसूल किया जाता है, लेकिन हमने आपके एवज़ तावान लेने की बजाय तावान दिया है। और सोहनी ने इंकिशाफ किया। तावान दिया है? और आबर को ये सुनकर हैरत ज़दा रह गया। और किसे दिया गया तावान? सनीता को। ये सनीता कौन है? मैं नहीं जानता, आबर बोला। आप उसे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। और ये कहकर उसने अपना मोबाइल ऑन किया और चंद लम्हों बाद मोबाइल का रुख आबर की जानब करते हुए कहा, और ये देखें। और स्क्रीन पर जो तस्वीर नजर आई उसे देखकर आबर को सख्ता सा हो गया और परेशान होकर बोला, ये तो आरजू हैं, डॉक्टर आरजू, एक पेंटर। और सोहनी तमस्खराना अंदाज में बोली, और कितनी तस्वीरें पेंट की हैं उसने आपकी? एक भी नहीं, लेकिन वह पेंट करना चाह रही थी और उसे वक़्त नहीं मिला। अस्पताल की नौकरी से वह परेशान थी और वह मुलाजमत छोड़कर क्लिनिक खोलने की ख्वाहिशमंद थी, आबर ने बताया। और वह डॉक्टर थी कब जो क्लिनिक खोलती? और वह डॉक्टर है ना पेंटर। असल नाम आरजू नहीं सुनीता है, और वह इंतहाई शातिर लड़की है। हैरत है। और उसने मुझे बताया कि वह मुतल्लका और एक जवान बेटी की माँ है। और क्या ये भी गलत है? और उसने खुद को शादीशुदा और एक बच्ची की माँ बताया। और सोहनी ने ज़ोरदार कहका लगाया, और फिर वह वाकई बड़ी फनकारा है। इसका मतलब है कि बच्ची और शादी से मुतल्लक उसने झूठ बोला? जी बिल्कुल, और वह झूठ बड़े एतमाद से बोलती है।
वो डॉक्टर है और ना पेंटर है, और फिर उसका गुजारा किस तरह होता है। और वह 60,000 रुपये अपार्टमेंट का किराया देती है और उसे ड्रंक की भी आदत है। और मैंने आपसे कहा ना कि हमने उसे आपका तावान दिया है और पूरे 30 लाख। सोहनी ने मुस्कुराकर कहा, और वह बहुत ऊंचे हाथ मारने की आदी है। वो अपने खूबसूरत होने का पूरा पूरा फायदा उठाती है और उसका आना जाना आला सीता पर है और दोनों हाथों से दौलत समेट रही है और उसके अखराजात की क्या परवाह। मैं एक बार उससे जरूर मिलने जाऊंगा, उस झूठी को आईना दिखाऊंगा। आबर के लहजे में गुस्सा था। अब आप उससे कभी नहीं मिल सकेंगे और 1 हफ्ते के अंदर वो अपार्टमेंट छोड़ देगी और मोबाइल की सिम भी तब्दील हो जाएगी। अब आप उसे भूल जाएं। और मेरा उससे कोई जज्बाती लगाव नहीं, बस उसके फरेब देने पर गुस्सा है। और ये दुनिया है, सोहनी ने फलसफा बिखारा, और जो मुझे ढूंढ रही है। और आबर को अचानक बाबा दुनिया का ख्याल आया। क्या मतलब? सोहनी बोली, और मैं समझी नहीं। आप समझ भी नहीं सकती। और एक बात बताएं कि जो लोग मुझे अगवा करने आए थे वो मेरा नाम और चेहरे से कैसे वाकिफ थे। बता देती हूँ, बल्कि दिखा देती हूँ। और सोहनी ने अपना मोबाइल ऑन करते हुए कहा। सोहनी के मोबाइल में आबर की वो तमाम तस्वीरें मौजूद थी जो आरजू ने अपने डिजिटल कैमरे से उतारी थी, और उसके अलावा कुछ वीडियो क्लिप्स भी थे जिनमें आबर और आरजू को लॉन्ज में बैठे दिखाया गया और आबर को अपने सवाल का जवाब मिल गया था। अब उसे मजीद कुछ पूछने की जरूरत ना रही। इसका मतलब है कि आरजू आपकी एजेंट थी और उसने मुझे ट्रैप किया। वो हमारी अब भी एजेंट है और उसने आपको ट्रैप अपने लिए किया था और वो आप पर फरीफिता हो गई थी, लेकिन आपके रवैये की वजह से वो कोई फ़ायदा न उठा सकी। और इस असरा में जब हमने आपको ओके कर दिया तो उसने आपके दाम खड़े कर लिए। और आबर साहब, यही दुनिया है और यहाँ जिसको मौका मिलता है दूसरे को बेचकर फ़ायदा उठा लेता है। चले आरजू, सुनीता जो भी उसका नाम था, उसने अपने दाम खड़े कर लिए। लेकिन अब सवाल यह है कि खरीदने वालों ने मुझे इतने महंगे दामों क्यों खरीदा? आबर साहब, आपसे ये किसने कहा कि आप महंगे दामों खरीदा गया है? आप नहीं जानते कि आप हमारे लिए कितने कीमती हैं। वो हंसी। आखिर ऐसा क्या है मुझ में? क्या कुछ मुझे भी तो पता चले। आपको डॉक्टर एतबार ने सेलेक्ट किया है और आपके बारे में वही कुछ बता सकेंगे, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो हीरा शिनास हैं। और सोहनी ने बड़े यकीन से कहा, और आपको भी शायद उन्होंने ही सिलेक्ट किया होगा। आबर मुस्कुराया। हाँ, इंतखाब तो मैं उन्हीं का हूं, लेकिन मैं खुद को हीरा मानने के लिए तैयार नहीं। हीरे को अपने बारे में कब मालूम होता है कि वह हीरा है? और हीरे की कदर तो जौहरी ही जानता है। आबर ने हंसकर कहा, हाँ, ये बात तो आपने ठीक कही। आप डॉक्टर एतबार की कौन है? और मेरा मतलब है कि आप यहाँ किस ओहदे पर फायद हैं? आबर ने सवाल किया। मैं डॉक्टर एतबार की पर्सनल सेक्रेटरी हूँ और उनके पर्सनल मामला देखती हूँ, और यूँ समझे बड़ी हद तक उनकी पर्सनल हूँ, और मैं उनकी आदी बीवी हूँ। और सोहनी ने यह बात इतने इत्मीनान से कही कि वो उसकी शक्ल देखता रह गया। मैं समझा नहीं। और बिल आखिर उसने पूछा, अरे बाबा, मेरा उनसे रिश्ता भी है और मैं उनकी साली हूँ। और सोहनी ने वजाहत की। और यूँ बोले ना, आबर ने हंसते हुए कहा। और इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई और आबर ने चौंक कर सोहनी को देखा। उस कमरे में चारों तरफ आईने लगे हुए थे और कि छत भी आईनों से मुज़य्यन थी। कमरे के दरमियान में एक खूबसूरत बेड बिछा था और साथ आने वाली औरत ने रोशना को बेड पर बिठा दिया और बोली, तुम यहाँ बैठो और मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और रोशना की समझ में ना आया कि उसे सजा संवार कर उस कमरे में क्यों लाया गया, और वह जिधर भी नज़र घुमाती हर तरफ वो ही नज़र आती। छत पर लगी लाइट्स की वजह से कमरा रोशन था और वह कुछ देर तो तकियों से टेक लगाए आराम से बैठी रही और फिर उठ गई। उसने ठहर ठहर कर कमरे के चारों तरफ चक्कर लगाया और आईनों में खुद को देखती रही। रोशना ने खुद को इस अंदाजे से कभी ना देखा था, और उसके घर में एक छोटा सा आईना था जिसमें शक्ल भी अच्छी तरह नजर न आती थी। अब जो उसने सर से पांव तक खुद पर नजर डाली तो उसकी सज धज और चमकीले चेहरे ने उस पर सहर सा तारी कर दिया। वो अपने कपड़ों, बालों के स्टाइल और चेहरे के मेकअप को मशहूर उन अंदाज में देख रही थी। वो हसीन तो थी, लेकिन मेकअप और कपड़ों ने उसके हुस्न में 4 चांद लगा दिए थे। और कमरे में इस वक्त वो अकेली थी और उसने अपना दुपट्टा बेड पर फेंक दिया और अपने हुस्न के चांद को घूम घूम कर देखने लगी। वो नहीं जानती थी कि इन आईनों के पीछे रिवाल्वर चेयर पर बैठा एक मकतदर शख्स उसमें बड़ी से बड़ी दिलचस्पी से देख रहा है, और रोशना को उसको नहीं देख सकती थी क्योंकि ये आईने एक तरफ से ट्रांसपेरेंट थे और 10-15 मिनट
वो रोशना को बड़े इन्हमाक से हर पहलू से देखता रहा और फिर उसने मुस्कुराकर अपने हाथ में दबे मोबाइल को ऑन किया और मतलूबा नंबर ओके करने के बाद कान से लगा लिया। हाँ बाबा, और तुम्हारी बिजाई हुई नई किताब पसंद आई? उधर से फ़ोन रिसीव किए जाने पर वो मुक़्तदर शख्स बोला, और टाइटल बहुत अच्छा है, उसे पढ़ने में कुछ वक्त लगेगा। और बाबा समझ गए ना हमारी बात? उधर से जी साईं के सिवा कुछ ना कहा गया। उस शख्स ने मोबाइल ऑफ किया और उसे हाथ दाएं में लेकर दाएं हाथ से अपने मुंह पर हाथ फेरा और एक नज़र रोशना पर डाली और कुर्सी से उठ गया। उस शख्स के खुफिया दरवाजे से बाहर जाने के बाद वो औरत आईने वाले कमरे में दाखिल हुई और रोशना को अपने साथ वापस ले गई। और रोशना ये बात ना जान सकी कि उसे शीश महल में क्यों लाया गया और क्यों वापस ले जाया गया। अगर उसे ये पता भी चल जाता तो उस रूम में उसकी नुमाइश हुई थी तो वो भी कोई फ़र्क ना पड़ता। रात 12 बजे के बाद फिर उसे ऊपर ले जाया गया और इस मर्तबा शीश महल की बजाय दूसरे कमरे का दरवाज़ा खुला। उस औरत ने दरवाजे के बाहर लगे स्विच बोर्ड के 2-3 बटन दबाए तो अंदर रोशनी हो गई। ये एक ऐसा बेडरूम था जिसके चारों दीवारों पर गहरे नीले रंग के पर्दे पड़े हुए थे और दरमियान में खूबसूरत बेड था। कमरे में खुशगवार महक बसी हुई थी। और आखिर रात तुमने यहाँ सोना है, औरत ने कहा, और अब मैं सुबह तुम्हें लेने आऊँगी। और इससे पहले कि रोशना कोई सवाल करती वो औरत कमरे से चली गई। वो दरवाज़ा बंद करके ला कर दिया और रोशना गहरा सांस लेकर बैठ गई। और उस वक़्त वो रेशमी नाइटी में थी और चेहरे पर कोई मेकअप न था और बाल खिले हुए थे। चंद लम्हों बाद कमरे की लाइटें बुझा दी गईं और उन रोशनियों के बटन कमरे से बाहर थे और उन्हें अंदर से नहीं जलाया जा सकता था। कमरे में कब्र जैसा अंधेरा था। और ये और बात है कि उस कब्रनुमा कमरे में एक भारी बेड पड़ा था और खुशबू फैली हुई थी। वो बेड पर लेट गई और न जाने किस वक्त उसकी आंख लग गई और जब आंख खुली तो उसे दम घुटने का एहसास हुआ। परेशान ना हो, और सोहनी ने उसे चौंक कर देखते हुए कहा, और काफ़ी आई है। और फिर उसने मोबाइल फ़ोन उठाकर यस कहा और मोबाइल बेड पर डाल दिया। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा दराज का वेट्रेस ट्रे उठाए अंदर आई। उसने सलीके से काफ़ी के बर्तन सजाए और सीधी खड़े होकर उसने सोहनी की तरफ सवालिया नज़रों से देखा। तुम जाओ, सोहनी बोली, और मैं खुद निकाल लूँगी। वो वेट्रेस के जाने के बाद सोहनी बेड से उठी और उसने नफीस मग्गों में केतली से काफ़ी उंडेली और बोली, इधर सोफे पर आएंगे या वहीं लाऊं? अरे आप क्यों मुझे शर्मिंदा कर रही हैं? और आबर बेड से उठते हुए बोला, मैं वहीं आ जाता हूँ। तब सोहनी सोफे पर बैठ गई। उसने काफ़ी का मग आबर के सामने रखा। सोहनी साहबा, ये मेरा मोबाइल फ़ोन कहाँ है? आप कहीं फ़ोन करना चाहते हैं? जी, मेरे घर वाले सख्त परेशान होंगे और मैं चाहता हूँ कि उनसे बात कर लूँ। आपको नंबर याद है? जी, आबर ने काफ़ी का घोंट बैठते हुए कहा। और सोहनी ने बेड पर पड़ा हुआ अपना मोबाइल फ़ोन उठाया और किसी को हुक्म दिया, मोबाइल फ़ोन। चंद मिनट के बाद दरवाजे पर दस्तक हुई और एक दूसरी लड़की हाथ में मोबाइल फ़ोन लिए अंदर आई। उसने मोबाइल सोहनी के हवाले किया और खामोशी से वापस चली गई। आबर साहब, आपके घर के लोगों से क्या कहेंगे? यही कि मुझे अगवा किया गया है और अगवा करने वाले लोग बड़े प्यारे हैं और तावान लेने की बजाय मेरा तावान दिया गया और मुझे एक VIP रूम में रखा गया है। आबर ने हंसते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें रुसवा करके छोड़ेंगे? सोहनी हंसी। फिर क्या कहूँ? आप कहें कि किसी दोस्त के साथ लाहौर आ गए हैं और घूम घाम कर 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। सोहनी ने मशवरा दिया और उन्हें यह बावर कराना है कि आप जहाँ हैं बाखैर हैं और चले नंबर बोले। आबर ने उसकी बात समझ कर नंबर बताया और फिर सोहनी ने नंबर पंच करके मोबाइल फ़ोन उसके हवाले कर दिया। कान से लगाते ही उधर से साइमा की आवाज़ आई, हेलो आपी, मैं आबर बोल रहा हूँ। आबर, तुम 3 दिन से कहाँ हो? और अम्मी अबू सख्त परेशान हैं। आपी, मैं इस वक्त एक दोस्त के साथ लाहौर में हूँ और 1-2 दिन में वापस आ जाऊँगा और फिर आकर तफसील बताऊँगा। अम्मी अबू से कहना कि मैं बखरियत हूँ और परेशान ना हूँ, ठीक है? और इससे कबल कि वो कोई और बात करती, सोहनी ने उसके हाथ से मोबाइल फ़ोन ले लिया और उसी वक्त दरवाज़ा खुला और कोई शख्स बगैर दस्तक दिए अंदर आ गया। उस शख्स को देखते ही सोहनी की पेशानी पर सिलवटें पड़ गईं और फिर फ़ौरन ही उसने अपने चेहरे का तासर बदल लिया और वह संजीदा होकर शाहाना अंदाज में बैठ गई। आने वाला शख्स सिक्योरिटी अफसर समंदर खान था और वो एक लहीम शहीम जत्थे का चाको चबंद खूबरू शख्स था और वह सोहनी के बारूब होकर बैठने से कतल मुतासर ना हुआ और करीब आकर बोला, आपको साहब ने बुलाया है। अच्छा ठीक है। और सोहनी ने यह बात कुछ इस अंदाज में कही जैसे कहा हो मैंने सुन लिया है, अब दफ़ा हो जाओ।
और समुंदर खान फौरन वापसी के लिए मुड़ा और बेतासर चेहरे के साथ कमरे से निकल गया। उसके जाने के बाद सोहनी भी खड़ी हो गई और उसने आबर की तरफ मुस्कुराकर देखा और दोनों मोबाइल फोन उठाए और बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गई। बाहर निकलकर सोहनी ने अपना मोबाइल फोन ऑन किया और बोली, आप कहाँ हैं? अपने कमरे में, उधर से जवाब आया लेकिन रूखे अंदाज में। ठीक है, मैं 2 मिनट में पहुंचती हूँ, सोहनी ने कहा और तेज तेज चलने लगी। डॉक्टर इतबार के जवाब से उसे अंदाजा हो गया कि कोई गड़बड़ हो गई है। उसे ये बात अच्छी तरह पता थी कि आबर के कमरे में जदीद तरीन कैमरा नस्ब था और तस्वीर के साथ सरगोशी में की जाने वाली गुफ्तगू भी साफ और वाज़ेह अंदाज में रिकॉर्ड की जा सकती है। सोहनी ने आबर की गई गुफ्तगू को अपने जहन में रीवाइंड करके देखा और सुना और तब उसे एहसास हुआ कि कई जगह उसने गैर मोहतात गुफ्तगू की है, लेकिन वह ऐसी ना थी कि उसे फौरी तौर पर तलब किया जाता। डॉक्टर एतबार रात को क्योंकि देर से सोता था, लिहाजा वो 2 बजे के बाद ही ऑफिस आता और अभी 12 बजे थे। वो सोचने लगी कि क्या समुंदर खान ने कोई हाथ दिखाया है, और ये भी हो सकता है कि जिस तरह वो सोच रही है उस तरह की कोई बात ना हो और कोई और ही अर्जेंट मामला हो। दरवाजे पर खड़े गार्ड ने उसे देखते ही दरवाज़ा खोल दिया और वह चेहरे पर मुस्कुराहट बखेर कर डॉक्टर एतबार के शानदार कमरे में दाखिल हुई। डॉक्टर एतबार दाएं जनाब अपनी आरामदा कुर्सी पर पीछे की तरफ नीम झुका दराज था और वह बगैर कुछ कहे सोहनी को अपनी जहां दीदा निगाहों से देखता रहा और यहां तक कि सोहनी उसके सामने कुर्सी पर विराजमान हो गई। डॉक्टर एतबार 40-45 साल का वजीह शख्स था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी जो उसके चेहरे की नुमाया खूबी थी। वो एक फुर्तीला शख्स था और उसके बाएं जानब कई टेलीफोन रखे थे और मेज़ पर 3 मोबाइल फ़ोन करीने से सजे थे। सर, आपने बुलाया? और सोहनी ने मुअद्दबाना अंदाज में कहा। सोहनी, इफ्तिखार, आपको क्या हो गया है? और डॉक्टर एतबार का लहजा उखड़ा हुआ था। कोई गलती हो गई सर, सोहनी फिक्रमंद हो गई। मैंने अभी रूम 2 को स्क्रीन पर देखा और ये आपने क्या किया? उस लड़के की घर वालों से क्यों बात करा दी? और डॉक्टर एतबार ने उस पर फर्द जुर्म आयद की। सर, मैंने नई सिम से बात कराई है और वह सिम मोबाइल से निकाल दी, सोहनी ने वजाहत की। जानता हूँ, लेकिन बात कराई क्यों? सर, वो बहुत परेशान था और आपने उसका ख्याल रखने को कहा था और ये मुश्किल से 1 मिनट की गुफ्तगू थी और उसने वही कहा जो मैंने बताया। और सोहनी ने मजीद वजाहत की। आपको मुझसे इजाज़त लेना चाहिए थी, आप नहीं जानती कि हमारे हाथ से तुरप का एक पत्ता निकल गया। और डॉक्टर एतबार ने सरजंश के अंदाज में कहा, सर, जाने उस लड़के में ऐसा क्या है कि मेहरबान होने को जी चाहता है? और सोहनी नडर अंदाज में बोली, मेहरबान या फरिश्ता? और डॉक्टर एतबार ने उसे तेज़ निगाहों से देखा। पता नहीं। और सोहनी ने एक गहरा सांस लेकर कहा, लेकिन मुझे सब पता चल गया है। और डॉक्टर एतबार ने अपने लहजे को मैनीखेत बनाया। मैंने उस पर 30 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं और जब तक 30 लाख डॉलर ना बना लूं मुझे चैन नहीं आएगा और मैं आपसे इसकी फाइल वापस ले रहा हूं। सर, ऐसा मत कीजिए और मेरे अलावा उसे कोई डील ना कर सकेगा, सोहनी यकीन से बोली। अच्छा चलो ठीक है। और डॉक्टर एतबार को अचानक कुछ याद आ गया, इसलिए फौरन उसने अपना मूड बदला, लेकिन आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी। और सोहनी ने बगैर किसी नदामत के कहा, और आज वो लड़कियों के इंटरव्यू होने वाले थे, उनका क्या हुआ? और डॉक्टर एतबार ने मुस्कुराते हुए कहा, और इंटरव्यू 4 बजे रखा है और आपके लिए 15 लड़कियां मुंतखब की हैं। सोहनी ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देखा। और उन्हें मेरे कमरे में भेजने से पहले अच्छी तरह तो समझा दूँ ना? डॉक्टर एतबार हंसा। जी जीजा जी, और बहुत अच्छी तरह। और सोहनी ने उसकी तरफ खास अंदाज से देख कर कहा, लैब असिस्टेंट की 2 असामियाँ खाली थी और 20 ऐसी लड़कियां मांगी गईं। 50 लड़कियों ने दरख्वास्तें भेजी और जिनमें से सोहनी ने तस्वीरें देखकर 15 लड़कियां कॉल की। और इस वक्त लड़कियां बड़े कमरे में मौजूद थीं और सोहनी एक एक करके लड़कियों को अच्छी तरह समझा बुझाकर भेजती जा रही थी। वो उन्हें समझा रही थी कि देखिए, इंटरव्यू करने के बाद अगर सर ने आपको सिलेक्ट कर लिया तो वो आपका हाथ पकड़ कर देखेंगे और सर बहुत अच्छे पामिस्ट हैं और वो हाथ देखकर ये अंदाज़ा लगाएंगे कि आपको किस ब्रांच में भेजा जाएगा। ठीक है। अब घर से मुलाजमत के लिए आने वाली मजबूर लड़की ठीक है के जवाब में जी अच्छा ना कहती तो क्या कहती? ये डॉक्टर एतबार अजब फितरत का आदमी था और नाम उसका एतबार था, लेकिन इंतहाई नाकाबिल एतबार। वो बस पैसे का दीवाना था और ज़र परस्त था। मिनटों में बंदे को शीशे में उतारने वाला और किसी को बेटा और किसी को बहन और किसी को बाप बनाने वाला। वो इंसान को खरीदना जानता था और किसी को सस्ते दामों नहीं खरीदता था। अगर बंदा 5 लाख का है तो वो 50 लाख अदा करता और अगर कोई 200 गज के मकान पर राजी हो सकता है तो वो उसे 1000 गज का बंगला अता करता।
और अगर कोई बिकने को राजी ना होता तो उसके गिर्द ऐसा जाल बुनता कि वह शख्स निकलने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता। उसके नज़दीक हर शख्स की कोई ना कोई कीमत थी और वो उसकी कीमत से 5 गुना ज़्यादा देने का आदी था। वो उसे अपने इन्वेस्ट समझता और 1 पर 5 देकर सर्वस कमाने का आदी था। एक ज़माने में उसे साइकिल भी मैसर ना थी और अब उसके पास ज़ाती हेलीकॉप्टर और प्लेन मौजूद था और वह खुद क्योंकि ज़र परस्त था, लिहाजा उसकी ज़र वालों से दोस्ती थी और सियासतदानों को वह मुट्ठी में रखता और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कई बड़े उसके ज़र खरीद थे। बुनियादी तौर पर वह एक साइंसदान था और उसने इंसानी दिमाग पर खासा काम किया और ये काम उसने इंतहानी बहबूद के लिए नहीं बल्कि इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए किया था और उसकी इस मनफी रिसर्च के लिए एक बड़ा मुल्क उस पर हिमा वक्त डॉलर की बारिश करने के लिए तैयार रहता। डॉक्टर एतबार ने पूरे मुल्क में लैब्स कायम कर रखी थी और कई अस्पताल खोल रखे थे। लाहौर के नवाब में उसने एक बड़े फार्म हाउस पर अपनी खुफिया सरगर्मियाँ जारी रखी हुई थीं और मनफी तहकीक के अलावा ज़र वालों के लिए गोशा ऐश मुख्तस कर रखा था और यहाँ वो लोग आते, पुरसकून वक्त गुजारते और चले जाते और किसी को कानो कान खबर ना होती। डॉक्टर एतबार ने आरजू के घर की वीडियो क्लिप्स देखकर आबर को अपने काम के लिए मुंतखब कर लिया और डॉक्टर एतबार ने यादों के हवाले से खासा काम किया था। उसे मालूम था कि इंसान जब चाहे अपनी यादों को रिवाइंड करके देख सकता है और वह एक ऐसी चीज़ ईजाद करना चाहता था और जिसके ज़रिए इंसानी ज़हन में महफूज यादों को रिकॉर्ड कर सके और उन मुजरमाना यादों के ज़रिए उसे ब्लैकमेल करके अपना काम निकाला जा सके। डॉक्टर एतबार के इस प्रोजेक्ट में एक ताकतवर मुल्क ज़रूरत से ज़्यादा दिलचस्पी रखता था और अगर डॉक्टर एतबार किसी तरह उन मुजरमाना यादों की माइक्रो फिल्म बनाने में कामयाब हो जाता तो वह इस टेक्नोलॉजी के मुंह मांगे दुआम वसूल करता और गुजरे वक्त की माइक्रो फिल्म बनाकर किसी भी शरीफ इंसान की गलतियों के ज़रिए उसे बेदाम गुलाम बनाया जा सकता था। डॉक्टर एतबार का ये तजर्बा अभी इब्तदाई स्टेज में था, लेकिन वह पुरउम्मीद था कि बहुत जल्द अपने तजर्बे में कामयाब हो जाएगा। उस तजर्बे के लिए इंसानों की ज़रूरत थी और वह डॉक्टर एतबार कई इंसानों को उसके तजर्बे की भीन चढ़ा चुका था और कई नौजवान अपनी याददाश्त खो चुके थे और अब आबर की बारी थी। आँख खुलने के बाद रोशना को दम घुटने का एहसास हुआ और ज़रा होश बहाल होते ही उसने खुद को किसी वहशियाना गिरफ्त में पाया। कोई असदा उसके वजूद से लिपटा उसे डस रहा था और कमरे में मुकम्मल तारीकी थी, इतनी के हाथ को हाथ सुझाई ना देता। कौन हो तुम? और रोशना ने मज़ाहमत करना चाहिए, लेकिन यह सवाल था और अगर उसे पहचान कराना होती तो उसके मुकद्दर की तरह उसके कमरे को तारीक करने की क्या ज़रूरत थी। वो काला चोर था और काले चोर कभी हाथ आते हैं और उनकी ना कोई शनाख्त कर सकता है और समाज में उनकी हैसियत बड़ी मुक़्तदर होती है। बस फिर ये अंधेरा और कमरा रोशना का मुकद्दर बन गया और कितने दिन गुजरे और कितने माह बीते और रोशना को अंदाज़ा ना हो सका। उसका ज़हन हर वक्त माऊफ रहता और वह बेहस हो गई थी और शायद उसे नशा आवर इंजेक्शन दिए जा रहे थे और उसे सवाल करने की आदत थी, लेकिन अब सवाल करना भूल गई और उस मुक़्तदर शख्स की उस खुफिया रहायशगाह में जो लोग मौजूद थे वो सब रोबोट थे और किसी को किसी से गर्द ना थी और दिलचस्पी ना थी और ये फिर एक दूसरे से खौफजदा थे। रोशना उनकी शक्लें देखती रहती और वहाँ एक औरत थी ज़किया नामी और रोशना से ज़्यादा वास्ता रहता और खाना पीना, पहनना ओढ़ना और उस तारीख कमरे तक पहुँचाना सब काम ज़किया ही करती, लेकिन क्या मजाल कि वह उससे काम के अलावा कोई और बात करती। रोशना चाहती थी कि उसके ज़ख्मी रूह की कोई फरियाद सुने और वो किसी के सामने चीख चीख कर रोए और अपना दुख बयान करे, लेकिन ज़किया उसे दुख सुनना तो दूर की बात उसे बात तक न करती। और एक दिन जब रोशना के दिल पर बहुत बोझ था, उसका दिमाग फटा जा रहा था और वह हाथ जोड़कर ज़किया के कदमों में बैठ गई और इंतहाई दुख से बोली, क्या तुम्हारे पास जहर है? मुझे दे दो, मैं मरना चाहती हूँ। और ऐसी बात कर जो समझ में आ जाए। और ज़किया ने 2 कदम पीछे हटते हुए बेजारी से कहा, तुम क्या नहीं जानती, जहर का मतलब नहीं समझती? रोशना ने सवाल किया। तुम्हें यहाँ क्या परेशानी है? और उस घर की रानी हो? रकिया बोली, मैं रानी नहीं बनना चाहती, मुझे मुलाजमा बनो और मैं अपने साथ काम पर लगा लो और खुदा के वास्ते इस दोजख भरी ज़िंदगी से निजात दिला दो। और रोशना ने फरियाद की, तू एक बेवकूफ़ लड़की है, तू जेल में ज़रूर है लेकिन याद रख तू एक क्लास में है। और ज़किया बाजी, ऐसी एक क्लास से मौत बली, तुम मुझे जहर ला दो।
और ज़किया ने बैठी हुई रोशना को उठाया और उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर बोली, आइंदा मुझे बाजी ना कहना। थप्पड़ पड़ते ही रोशना को अपनी औकात याद आ गई और वह ऐसी रानी थी जिसे एक मुलाजमा बहन मानने को तैयार न थी और वो उसे बाजी नहीं कह सकती थी। ज़किया उसे थप्पड़ मारकर आराम से कमरे से चली गई और जब दरवाज़ा बंद हो गया तो बेड पर किसी शहीतर की तरह गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। वो जो जिंदगी गुजार रही थी उसमें उसकी मर्जी का कोई दखल न था और वह बेबस थी, लेकिन उस जिंदगी से उसे घिन आने लगी और उसे अपना वजूद सड़ी हुई लाश लगता और उसके ज़मीर से ताफन उठता और अब वो मरना चाहती थी। रुकिया ने थप्पड़ मारकर उसके दुख को मजीद गहरा कर दिया था और वह चाहती तो काले चोर से कहकर उस थप्पड़ का मजा चुका देती, लेकिन उसे वो सच्ची लगी। वो किसी रखेल की आखिरी बाजी क्यों बनती। उस तलख जिंदगी का जहर उस पर चढ़ता ही जा रहा था और उसे अपने माँ बाप याद आए, अपना घर, अजीज रिश्तेदार और सहेलियाँ, बचपन और सब उसकी निगाहों में घूम गया और वह रोती रही और गुजरे वक़्त को याद करती रही। वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने का फैसला कर चुकी थी। उसे कहीं से जहर ना मिलेगा और उसका उसे अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। उसे हर वक्त कैद रखा जाता था। इस वक्त भी रुकिया उसकी तरूक पर थप्पड़ मारकर उसके कमरे में बंद कर गई थी। उसे मालूम था कि वो 2-3 घंटे से पहले कमरे का ताला ना खोलेगी, लिहाजा जो कुछ करना था इन्हीं औकात में करना था। उसने तकिए पर पड़े दुपट्टे से अपने आंसू पोंछे और एक अज़म के साथ बेड पर उठकर बैठ गई। उसने सोच लिया था कि क्या करना है। वो बेड से उठी और उस कमरे में एक अलमारी मौजूद थी जिसमें उसके कपड़े रखे थे। उसने अलमारी खोलकर कई शलवारों से कमर बंद खींचे और उन्हें गरा बांध कर एक कर लिया और झटका देकर उसकी मजबूती का अंदाजा किया और फिर बेड की तरफ बढ़ी। उसने बेड के साथ खड़े हुए पंखे को देखा जो पूरी रफ्तार से चल रहा था। उसने पंखा बंद किया और कुर्सी उठाकर बेड पर रखी। उस पर चढ़कर कमर बंदों से तैयार होने वाली रस्सी पंखे पर डाली और रस्सी के दोनों सिरे जब उसके हाथ में आ गए तो उसने बल देकर अपने गर्दन में फंदा कसा और फिर पंजों के बल खड़े होकर दोनों हाथों से रस्सी थामी और कुर्सी को लात मारकर बेड से नीचे गिरा दिया और हाथों से रस्सी छोड़ दी। पंखे से झूलती रोशना को तड़पते देकर अनारा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और तड़प कर चीखती, अम्मा बस कर। और रानी पंखी ने उसकी चीख सुनकर अपनी मुट्ठी खोली और जल्दी जल्दी कुछ पड़ा और चौथे घर में बैठी अनारा पर फूंक मारी। फूंक मारते अनारा के सामने से रोशना की खुदकुशी का दिलखराश मंजर गायब हो गया और उस मंजर ने उसके हवास मुअत्तल कर दिए थे। उसने गहरे सांस लेकर अपने हवास बहाल किए। चल अंजू निकला चौथे घर से। और रानी पंखी ने चांदी का भारी तवीज़ अपने गले में डाला और 7वें घर से निकल आई। वो हस्बे मामूल थकन की वजह से चारपाई पर जा लेटी और अनारा चारपाई पर बैठकर रानी पंखी की टांगें दबाने लगी। और रानी पंखी ने अपनी आंखों पर एक हाथ रखा और बोली, अंजू देख लिया तूने अपना चौथा घर। हाँ अम्मा देख लिया। और अनारा ने ठंडी सांस लेकर कहा और फिर वही अलबनाक अंजाम। अम्मा क्या बनाने वाले ने हमें आंसुओं से बनाया है। हाँ अंजू यूं ही समझ ले। और रानी पंखी बोली, अम्मा ये बता कि वो अंधेरे में अपना मुंह छुपाकर आने वाला शख्स कौन था। अनारा ने पूछा। वो काला चोर था और काले चोर का कोई नाम नहीं होता। और रानी पंखी ने हकीकत बयान की। हाँ अम्मा तू ठीक कहती है। अनारा बोली, अंजू मैं चाहती हूँ कि तेरे बकिया घर जल्दी जल्दी तुझे दिखा दूँ और मुझे अब बग्गा की तरफ से खतरा लाहक हो गया है। वो जाने कब क्या बकर बैठे और ये तेरे घरों का चक्कर जितनी जल्दी हो सके पूरा हो जाए। अगरचे मुझे घर दिखाने में खासी थकन हो जाती है, लेकिन अब ये काम जल्द करना होगा। और अब मैं तुझे कल रात ही 5 घर दिखाऊंगी और तैयार रहना। अम्मा मैं हर वक्त तैयार हूँ, तू चाहे तो अभी मुझे 5 घर ले चल। अनारा पुरजोश होकर बोली। अब इतनी भी अतौली ना हो और मैं कल रात तुझे ज़रूर 5 घर दिखा दूंगी। चल ठीक है अम्मा, अनारा ने कहा। और इससे पहले कि रानी पंखी उसे कमरे में जाने की हिदायत करती, वो खुद अनारा उठकर खड़ी हुई और अम्मा मैं कमरे में जाती हूँ। और रानी पंखी की हालत अब बेहाल हो चुकी थी और वो उठकर चारपाई पर बैठ गई। तब किसी ने उसकी चारपाई उलट दी और वो दम से ईंटों के फर्श पर आ गिरी। अभी तक आबर की डॉक्टर एतबार से मुलाकात नहीं हुई थी और ये बात सोहनी और डॉक्टर एतबार अच्छी तरह जानते थे। उस फार्म हाउस से आबर का वापस जाना मुमकिन न था और इसलिए सोहनी ने यहाँ के बारे में जो मालूमात आबर को दी उनकी कोई अहमियत ना थी। और यही वजह थी कि डॉक्टर एतबार ने सोहनी को कोई गिरफ्त ना की और उसे बस आबर के घर वालों से राब्ता कराए जाने पर गुस्सा था।
दरअसल वो इस जज्बाती मसले को तुरुप के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता था, लिहाजा उसने सोहनी को तंबीह करके आइंदा इस तरह की हरकत से रोक दिया था। लेकिन इतना ज़रूर हुआ कि आबर को कैद तन्हाई से निजात मिल गई और अब वो कमरे से बाहर निकल सकता था। ये रेस्ट हाउस 4 कमरों पर मुश्तमिल था और बराबर बराबर एक लाइन में 4 कमरे थे। उन कमरों के सामने बरामदा था और बरामदे के सामने हरा भरा लान, और उस लान के अतराफ में बाउंड्री दाल थी। और आबर को इजाज़त थी कि वह कमरे से निकलकर लान में चहलकदमी कर ले या वहाँ मौजूद कुर्सियों पर शाम की चाय पी ले, लेकिन उस बाउंड्री वार से बाहर जाने की इजाज़त ना थी। गेट पर सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थी, लेकिन एक लेडी गार्ड तो अब भी उसके कमरे के दरवाजे पर हिमा वक्त मौजूद रहती। आबर को अंदाज़ा हुआ कि रेस्ट हाउस के बकिया 3 कमरे खाली थे और एक तो उन कमरों के दरवाज़ों पर कोई लेडी गार्ड मौजूद न थी और दूसरा आबर ने उन कमरों से किसी को बाहर निकलते ना देखा। आबर को उस रेस्ट हाउस में कोई तकलीफ ना थी, लेकिन वो अपने घर वालों से बात करना चाहता था और सोहनी को भी इस मामले में कोई मजाक नज़र नहीं आया था। लेकिन बास ने क्योंकि तंबीह की थी, इसलिए वो मुहतात हो गई। वो आबर को मुख्तलिफ बहानों से टाल दिया करती, लेकिन जब आबर ज़्यादा ही मिस्र हुआ तो उसने डॉक्टर एतबार से बात की। जीजा जी, आबर अपनी माँ से बात करने के लिए बेचैन है और मैं बहाने बना बना कर तंग आ चुकी हूँ। आप बताएं कि मैं क्या करूँ। अभी उसकी बात ना कराना, और हमारे पास एक पावरफुल हथियार है और जब तक मैं तजर्बा ना कर लूँ उस वक्त तक रोको। और डॉक्टर एतबार ने फैसला सुनाया और फिर बोला, दरअसल मैं चाहता हूं कि वह तजर्बे के लिए आमादगी ज़ाहिर कर दे, और जब तक बंदा जहनी तौर पर आमादा ना हो हमारा तजर्बा कामयाब नहीं हो सकता। और तुमने मेरी बात सुन ली।